गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। पिछली कक्षा में हमने प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन की प्रमुख विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ में हमने कुछ कृत्रिम कायिक जनन की कुछ विधियों का भी हमने अध्ययन किया था। देखिए, आइए आज हम कृत्रिम कायिक जनन की विधियों पर चर्चा करेंगे। देखिए, methods of artificial vegetative reproduction, कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। पिछली कक्षा में हमने कृत्रिम कायिक जनन क्या है इस पर अध्ययन कर लिया था। साथ में हमने आपको बताया कि कृत्रिम कायिक जनन को मुख्यतः कितने भागों में या कितनी विधियों में बांटा गया है, 3 विधियों में बांटा गया है। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक जनन की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि का नाम आपको बताया हमने कर्तन विधि, दूसरी विधि का नाम था दाब लगाना, तीसरी विधि का नाम था रोपण। देखिए, कर्तन पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि कर्तन क्या है, कर्तन कितने प्रकार का होता है। पहला आपको बताया था स्तंभ कर्तन की विधि और दूसरा आपको बताया था मूल कर्तन की विधि। आइए, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो किस पर अध्ययन करने जा रहे हैं, दाब लगाने पर। दाब कैसे लगाया जाता है, ये एक कृत्रिम कायिक जनन की क्या है, विधि है। देखिए, दाब लगाना क्या है, दाब लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग आपको बता दें कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जैसे चमेली का पौधा होता है, मोगरे का पौधा होता है, चमेली का पौधा होता है या किसका पौधा होता है, मोगरे का पौधा होता है, या सेब का पौधा होता है, या अमरूद का पौधा होता है, या लीची का पौधा होता है। ठीक है, तो इन पादपों पर क्या है, एक प्रकार से दाब लगाया जाता है। ठीक है, दाब किस प्रकार से लगाया जाता है हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी पौधा है, जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इसकी यहां से क्या निकल रहे हैं, इस तरीके से शाखाएं निकल रही हैं। इस पौधे की क्या निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो इन शाखाओं को हम क्या करेंगे, बिना यहां से काटे, बिना इनको यहां से अलग किए, ठीक है, किसी पादप की तने को या उसके शाखाओं को, ध्यान से सुनना, किसी पौधे की तना हो सकता है या उसकी क्या हो सकती है, शाखाएं, उसको हम इस मूल पादप से, मात्र पादप से अलग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, मात्र पादप से अलग नहीं करते हैं। ठीक है, उसे बिना अलग किए हम क्या करते हैं, उस पादप के अंदर अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अपस्थानिक जड़ों के निर्माण की क्रिया को प्रेरित किया जाता है और उन्हीं अपस्थानिक जड़ों से प्रारूप का निर्माण होता है, जिससे नए पादपों का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए पादपों का निर्माण होता है। दाब लगाने की हम परिभाषा इस प्रकार से देख सकते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि जिसमें ऐसे पादप जिनके तना या उनकी शाखाओं पर दाब लगाने पर, तने पर या उनकी शाखाओं पर क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, और दाब लगाने पर उनमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है और अपस्थानिक जड़ों के निर्माण से नए पादपों का क्या होता है, निर्माण होता है।
जिस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? दाब लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब लगाना कहते हैं। दाब लगाने की एक बार फिर दोबारा परिभाषा सुन लीजिए कि कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि जिसमें ऐसे पादप जिसके तना या शाखाओं पर दाब लगाकर, क्या लगाकर? दाब लगाकर। दाब अभी हम आपको बताएंगे दाब कैसे लगाया जाएगा। उन पर दाब क्या है? लगाया जाता है। दाब लगाने पर उनमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। अपस्थानिक जड़ों से प्ररोग का निर्माण होता है। प्ररोग से नए पादप के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? दाब लगाना कहते हैं। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि दाब कैसे लगाया जाता है। हाउ टू लेयरिंग इज फॉरन ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, दाब लगाने की मुख्यतः दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दाब लगाने की मुख्यतः दो विधियां हैं। नंबर एक जिसको बोलते हैं टीला दाब, और दूसरी विधि का नाम मैंने आपको बताया था वायु दाब, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग न बोले तो इसका एक दूसरा नाम है जिसे क्या बोलते हैं? गुट्टी दाब के नाम से उसे जाना जाता है। दाब लगाना, ठीक है। इस दाब लगाने की विधि को दो भागों में बांटा गया है, टीला दाब और वायु दाब। आइए हम सबसे पहले किस पे बात करने जा रहे हैं? टीले दाब की विधि पर हम क्या करने जा रहे हैं? बात करेंगे। देखिए टीला दाब क्या है। टीला दाब माउंट लेयरिंग। देखिए, कृत्रिम कायिक जनन की एक ऐसी विधि है, कृत्रिम कायिक जनन की एक ऐसी विधि है। इस विधि में क्या है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके तने कैसे होते हैं? झुके हुए होते हैं। या तो उनके तने झुके हुए होते हैं या उनकी शाखाएं क्या होती हैं? झुकी हुई होती हैं। ठीक है। जैसे हम आपको एक पादप का यहाँ पर डायग्राम दिखा रहे हैं, या देखिए इस तरीके से। इस तरीके से किसी पादप है और उसका क्या है? ये तने है। ठीक है। इन तनों पर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी इस तरीके से क्या लगी होती हैं? पत्तियां, या इन पर क्या लगी होती हैं? कलिकाएं इनके ऊपर क्या है? लगी हुई होती है। इस तरीके से इनके ऊपरी भाग पर ये क्या लगी होती हैं? कलिकाएं लगी होती हैं। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके तने कैसे होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं, या उनके तने की जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ही कोमल होती हैं। और कैसी होती है? झुकी हुई होती है। हम क्या करते हैं सबसे पहले कि ये तने की जो भी झुकी हुई शाखाएं होती है, जैसे ये शाखा है, इस शाखा को, इस झुकी हुई शाखा को, ठीक है, या इस कोमल शाखा को हम क्या करते हैं? जमीन में दबा देते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस शाखा को यहां से पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको मृदा में इस तरीके से, इसको क्या किया जाता है? इस तरीके से मृदा के अंदर इस तरीके से क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। ठीक है। देखो जी, हमने इस तरीके से इनको क्या कर दिया है? दबा दिया है। ठीक है। ये तना है, जैसे इस वाले तने को हमने इसको क्या किया? झुका दिया। जब इसको झुकाया जाएगा तो ये इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से मृदा के अंदर क्या कर दिया जाएगा? इसको दबा दिया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जब इसको, ठीक है, इस पादप के तने को मृदा के अंदर क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि इस पादप के तने को, ठीक है, झुकाया जाता है, और झुकाने के पश्चात इसका जो तना होगा, ठीक है, उस तने पर क्या की जाती है? मिट्टी यहाँ पर क्या कर दी जाती है? डाल दी जाती है, या हम इसको मिट्टी से क्या कर देते हैं? मिट्टी के द्वारा इसको दबा देते हैं। ठीक है। परंतु यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने की बात है कि तने को जब हम यहाँ पे दबाते हैं,
तने को हम जब दबाते हैं तो तने पर उपस्थित यहाँ पे पर्व संधियां होती हैं। क्या होती हैं? पर्व संधियां होती हैं। ये पर्व संधियां तो मिट्टी के अंदर क्या होनी चाहिए? दबी हुई होनी चाहिए। पर्व संधियां मिट्टी के अंदर दबी हुई होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखने की। परंतु इनका जो शीर्ष भाग पर जो कलिकाएं होती हैं, ठीक है, ये कलिकाएं या जो पत्तियां लगी होती है वो क्या होती है? मृदा से ऊपर की ओर होनी चाहिए। मृदा से कैसे होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए, यानी कि मृदा के अंदर दबी हुई अवस्था के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम इन पर क्या करते हैं? निरंतर रूप से जल को क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। क्या करते रहते हैं? निरंतर रूप से जल का क्या करते रहते हैं? छिड़काव करते रहते हैं। और जब इन पर निरंतर रूप से छिड़काव किया जाता है तो आपको बता दूं, तना की जो ये शाखाएं, जो दबी हुई शाखाएं जो मिट्टी के अंदर दबी हुई है, ठीक है, मृदा के द्वारा ढकी हुई है, इन शाखाओं पर क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर किसका निर्माण होता है? अपस्थानिक जड़ों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जब यहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो निर्माण होने के पश्चात हम इस जहाँ पर तने के जिस भाग पर अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है उस भाग को हम क्या करते हैं? मात्र पादप से काट करके क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। साथ में इसके पास जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को लेकर के और इस अपस्थानिक कटी हुई अपस्थानिक कलिका होती है उसको मृदा में क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। और रोपित करने पर ये अपस्थानिक जड़ें क्या हो जाती हैं? प्रस्फुटित होती हैं। अपस्थानिक जड़ों के द्वारा एक नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण करता है। तो इस तरीके से क्या लगाया जाता है? टीला दाब के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया पादपों के अंदर। इसको हम संक्षिप्त में आपको बताना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे पादप जिनके तने कैसे होते हैं? कोमल और झुके हुए होते हैं। उन कोमल और झुके हुए तने को किसके अंदर दबा दिया जाता है? मिट्टी से क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। पर ध्यान रखने की बात है कि उनका जो शीर्ष भाग है जिस पर पत्तियां या कलिकाएं, जहां पर छोटी छोटी पत्तियां या कलिकाएं जहां पर विकसित होती हैं, वो जमीन के ऊपरी भाग पर लगी होनी चाहिए। इस पर जहाँ पे हमने मिट्टी से तने के शाखा को दबाया है, ठीक है, जो पर्व संधियों को हमने मिट्टी से दबाया है, उन पर्व संधियों पर क्या है? अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है। जब अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो इस वाले भाग को हम क्या करते हैं? मात्र पादप से अलग करके, ठीक है, और मिट्टी युक्त पिंड को लेकर के मृदा के अंदर क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। और कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण। टीला दाब द्वारा हम खास तौर से आपको बता दूं चमेली और मोगरा, ध्यान से सुनना, चमेली और मोगरा के पादपों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। देखिए, टीले दाब के बाद दूसरी विधि का नाम है वायु दाब विधि या गुट्टी दाब विधि के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? गुट्टी दाब, जिसको एयर लेयरिंग या उसे गुट्टी लेयरिंग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। देखिए, वायु दाब पर हम बात कर रहे हैं कि वायु दाब क्या है। कृत्रिम कायिक जनन की ये एक दूसरी विधि है, खास तौर से दाब लगाने की दूसरी विधि है। और इस कृत्रिम कायिक जनन की विधि के अंदर हम क्या करते हैं? इस विधि में हम खास तौर से जो काष्ठीय पादप होते हैं, वुडन जो प्लांट होते हैं या वुडी प्लांट होते हैं या वृक्ष होते हैं, ठीक है, उनमें इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। काष्ठीय पादपों में इस वायु दाब विधि का उपयोग किया जाता है। वायु दाब विधि का उपयोग किन में किया जाता है? काष्ठीय पादपों में या वृक्ष वाले पादपों में इनका क्या किया जाता है? या वृक्षों में इनका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? वृक्षों में किया जाता है। अब देखिए, एक काष्ठीय पादप है। काष्ठीय पादप अमरूद का हो सकता है, ठीक है, लीची का पादप हो सकता है, ठीक है, या आपको बता दें काष्ठीय पादप सेब का हो सकता है,
ठीक है। तो ये एक काष्ठीय पादप का क्या है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये एक काष्ठीय पादप, और इस काष्ठीय पादप का ये क्या है, इस तरीके से ये एक काष्ठीय पादप है जो हमने आपको यहाँ पर दर्शाया है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो काष्ठीय पादप होता है या जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के अंदर हम क्या करते हैं, एक मोटी शाखा का क्या करते हैं, चयन करते हैं। जैसे हमने ये मोटी शाखा का क्या कर लिया है, चयन कर लिया, ठीक है। क्योंकि काष्ठीय पादप जो होते हैं उनकी शाखाएं कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, और इन शाखाओं के ऊपर क्या पाई जाती है, यहाँ पे छाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, छाल पाई जाती है, ठीक है। अब इस छाल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वलयनुमा संरचना के रूप में इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। कैसे हटा लेते हैं, यहाँ से इसको वलयनुमा संरचना को यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। इस तरीके से आप देखिए कि काष्ठीय पादप में यहाँ पर एक वलयनुमा संरचना का क्या हो गया है, इस तरीके से निर्माण हो गया है। यहाँ पे एक वलय का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। यानी कि ये जो भाग होता है तने का, इस पर ये कैसी हो गई है, छाल रहित हो गई है, ठीक है। इसके पश्चात ये छाल रहित जो भाग होता है, ठीक है, या वलयनुमा जो संरचना होती है, इस पर मॉस को क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। इसके चारों ओर मॉस को क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। किसको लपेटा गया, मॉस को लपेटा जाता है। मॉस के साथ साथ यहाँ पे हम इसको मॉस को लपेटने के बाद यहाँ पर गीली मिट्टी को इसके चारों ओर क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। अगर गीली मिट्टी नहीं लपेटना चाहें तो आप यहाँ पर गीली रुई भी इसके चारों ओर क्या कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। गीली मिट्टी को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, या गीली मिट्टी से इसको किसको, इस छाल रहित वलय को क्या कर, यानी कि छाल रहित जो शाखा होती है उसको क्या किया जाता है, आवृत कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। जब इसको यहाँ पे ढक दिया जाता है तो इस प्रकार ढके हुए भाग को क्या कहा जाता है, गुट्टी कहा जाता है। इस ढके हुए भाग को क्या कहा जाता है, गुट्टी कहा जाता है। अर्थात काष्ठीय पादपों के छाल रहित भाग को मॉस, ध्यान से सुनना, मॉस, गीली मिट्टी या रुई के द्वारा क्या किया जाता है, उन्हें आवृत कर दिया जाता है, और इस आवृत भाग को या ढके हुए भाग को क्या कहा जाता है, गुट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस भाग को गुट्टी कहा जाता है। तत्पश्चात हम क्या करते हैं कि इस शाखा के ऊपर वाली जो शाखा होती है, क्या होती है, इस गुट्टी के ऊपर वाली शाखा, यहाँ पे एक गुट्टी बन गई और इस गुट्टी की क्या है, ऊपर वाली शाखा है। इस गुट्टी के ऊपर वाली जो शाखा होती है, जैसे हमने आपको बता रहे हैं, इस गुट्टी के ऊपर वाली जो शाखा होती है, इस ऊपर वाली जो शाखा होती है, इस पर इस तरीके से एक पात्र, ये एक पात्र है, या पात्र न बोले तो एक घड़ा होता है, ठीक है। और उस घड़े को क्या किया जाता है, यहाँ पर इस शाखा से क्या किया जाता है, बांध करके लटका दिया जाता है, ठीक है। और लटकाने के पश्चात इस पात्र के अंदर क्या है, जल भर दिया जाता है, और यहाँ से जल जो धीरे धीरे रिस रिस करके किस पे आता है, गुट्टी पर आता है। जल जो होता है, ठीक है, पात्र में जो भरा हुआ जल है, यानी कि हमने आपको बताया गुट्टी के ऊपरी वाली शाखा जो होती है, उस शाखा पर एक पात्र या घड़े को, जल से भरे हुए घड़े को लटका दिया जाता है, और इस घड़े से निरंतर रूप से धीरे धीरे जल क्या होता है, रिसता रहता है। और जब जल रिसता रहता है तो इस गुट्टी पर हम लगभग 4 से लेकर के 8 सप्ताह बाद जब हम इसको देखते हैं तो इस गुट्टी पर क्या है, अपस्थानिक कलिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, या अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। जब इस पर अपस्थानिक जड़ें आ जाती हैं 4 से 8 सप्ताह पश्चात, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले भाग को, इस गुट्टी वाले भाग को इस मात्र पादप से क्या कर देते हैं, काट करके अलग कर लेते हैं। इस वाले भाग को इस मात्र पादप से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं, और काटने के पश्चात इसे मृदा में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है।
और रोपित करने के पश्चात कुछ समय पश्चात, ठीक है, इन अपस्थानिक जड़ों के द्वारा एक नए पादप का क्या किया जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरीके से इस विधि को हम क्या कहते हैं, वायुदाब विधि, ठीक है, या इसे गुट्टी विधि के नाम से जाना जाता है। गुट्टी विधि को एक बार हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं कि काष्ठीय पादपों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। काष्ठीय पादप न बोले तो जो वृक्ष होते हैं उनको भी हम काष्ठीय पादप बोलते हैं। इनका चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद आपको मालूम है कि काष्ठीय पादपों की शाखाएं मोटी होती हैं। इस शाखा को हम क्या करते हैं, छाल रहित बना लेते हैं। छाल रहित बनाते हैं तो यहाँ पे एक वलयनुमा संरचना बन जाती है, जिस पर मॉस के साथ उसके ऊपर गीली मिट्टी को क्या है, हम उस वलय को ढक देते हैं। गीली मिट्टी नहीं तो हम वहां पर रुई से उसको क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं, ठीक है। रुई भी नहीं तो हमारे पास जो कपड़ा होगा उस गीले कपड़े से इस वलय को क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। इसके पश्चात जो ये ढका हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, गुट्टी कहा जाता है। गुट्टी के ऊपर एक शाखा होती है, उस शाखा पर एक घड़ा या एक पात्र को, जल से भरे हुए पात्र को लगा दिया जाता है, जिससे जल निरंतर क्या होता है, रिस रिस करके गुट्टी पर आता रहता है। कुछ समय पश्चात, यानी कि मैंने आपको बताया लगभग 4 से 8 हफ्ते पश्चात इस इस गुट्टी के अंदर, ठीक है, अपस्थानिक जड़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसको क्या किया जाता है, जब इनमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो इस गुट्टी को मात्र पादप से अलग करके मृदा के अंदर क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। और रोपित करने के कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। खास तौर से मैं आपको बता दूं, आम का पौधा है, अमरूद का पौधा है, ठीक है, लीची का पौधा है, खास तौर से इनके अंदर, ठीक है, ये कौन सी विधि काम में आती है, वायुदाब विधि काम में आती है, जहां पे गुट्टी का निर्माण किया जा सकता है। ये हमारी दूसरी विधि पूर्ण हुई, ठीक है। कौन सी विधि, टीला यानी कि दाब लगाने की विधि। हम बात कर रहे थे कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। कृत्रिम कायिक जनन की 3 विधियां हैं। पहली कर्तन विधि, जिस पर हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी दाब विधि, जिस पर भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरी विधि पर, जिसको हम बोलते हैं रोपण विधि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग हम आपको बात कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग रोपण शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार से संयोजन होना या जुड़ना, ठीक है, संयोजन होना या जुड़ना। किस तरीके से रोपण के बारे में बात करते हैं, ग्राफ्टिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ्टिंग। आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जंतुओं से संबंधित, जिसको आप बहुत भली भांति समझ सकते हो। कई मनुष्यों में एक बीमारी होती है जिसको सीएडी के नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हृदय से संबंधित होती है। और कोरोनरी जो धमनियां होती हैं, जो रुधिर लेकर के कहां आती है, हृदय में आती है, ठीक है। तो वो कोरोनरी आर्टरीज क्या है, कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या हो जाती है, कई बार बंद हो जाती है। और जब बंद हो जाती है तो उनको क्या है, श्वसन की क्रिया करने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। उनके रुधिर दाब में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे मनुष्यों की जब एक से अधिक कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो ब्लॉकेज होने पर क्या किया जाता है, उन आर्टरियों को वहां से हटाया जाता है जहां पे कोलेस्ट्रॉल भरा होता है। वहां से उनको तो काट दिया जाता है। और मनुष्य के शरीर के अंदर अग्रपाद और पश्चपाद के अंदर क्या पाई जाती है, अलग से क्या पाई जाती है, कुछ वाहिकाएं पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है। और उन वेसल्स को निकाल करके और उन्हें वहां पर कोरोनरी आर्टरी की जगह पर क्या किया जाता है, जहां पे ब्लॉकेज थे वहां पर उनको जोड़ दिया जाता है। ये क्या है, एक प्रकार का रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। और जिसे हम मेडिकल साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है, बाईपास सर्जरी के नाम से भी उसे जाना जाता है।
इसी तरीके से रोपण के बारे में बात करते हैं कि पादपों में रोपण कैसे होता है। देखिए, इस प्रकार की कृत्रिम कायिक जनन की विधि में क्या किया जाता है, दो पादप होते हैं, दो भिन्न पादप होते हैं, दो भिन्न पादप होते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये जो तना है, मान लीजिए ये जो भाग है, ये तना है एक पौधे का जो हमने काट रखा है, ये यहाँ पे जड़ें लगी हुई हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ से इस पौधे को काट दिया, इसके ऊपरी भाग को, ठीक है। और इस भाग पर हम क्या चाहते हैं कि ये पीपल का तना है, और इस भाग पर हम क्या चाहते हैं कि भैया मान लीजिए आम के पौधे को हम लगाना चाहें, ठीक है। आम के पादप को मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, इस पीपल के पौधे पर आम के पौधे को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। और जब लगाया जाता है तो उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, रोपण की विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, रोपण की विधि कहते हैं। यानी कि जब दो भिन्न पादपों को क्या किया जाता है, संयुक्त किया जाता है। संयुक्त का मतलब जब दो पीपल का पौधा और दूसरा कौन सा हुआ, आम का पौधा। हमने एक एग्जांपल दिया जस्ट यहाँ पे, ये पीपल के पौधे का तना है और ये आम के पौधे की एक कलिका है। उस कलिका को हमने यहाँ क्या कर दिया, मान लीजिए रोपित कर दिया, जोड़ दिया इन दोनों को आपस में, यानी कि पीपल और आम दोनों को जोड़ दिया है। और जब जोड़ दिया जाता है तो इस पादप के अंदर कुछ समय पश्चात धीरे धीरे वृद्धि होती है काफी, और कुछ समय पश्चात जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उनसे फल और बीजों फलों का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। ये क्या कहलाएगा, आपका रोपण कहलाएगा। हमने एक एग्जांपल आपको इनके द्वारा समझा दिया। हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं रोपण की विधि के बारे में, कि कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि, कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न पादपों को संयुक्त करने पर, ठीक है, दो भिन्न पादपों को संयुक्त करने पर उस पादप में क्या होती है, वृद्धि होती है और नए पादप का निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। देखिए, रोपण के लिए मुख्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है। रोपण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए दर्शाया भी है कि ये पीपल का पौधा है, वो कहलाएगा स्कंद, ठीक है। रोपण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक स्कंद की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे स्कंद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्कंद को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक। और दूसरा, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था, आम लिया था, आम की कलिका को लिया, तो ये आम जो है वो क्या कहलाएगी, एक प्रकार की कलम कहलाएगी, कलम, जिसको स्पियोन के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमको पता है कि रोपण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक स्कंद की और दूसरी किसकी आवश्यकता होती है, कलम की आवश्यकता होती है। रोपण के लिए स्कंद और कलम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि स्कंद क्या है, स्कंद क्या है, स्कंद पर हम बात करते हैं। देखिए, स्कंद जो होते हैं वो निम्न श्रेणी के क्या होते हैं, पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं, निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, या हम कह सकते हैं कि निम्न गुण वाले स्थानीय पादप होते हैं। निम्न गुण वाले कौन से पादप होते हैं, स्थानीय पादप होते हैं, जिन पर क्या लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है। जिन पर क्या लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है। देखो, मैंने अभी बताया था, ये स्कंद हो गया, ये क्या कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा, और ये संरचना क्या कहलाएगी, कलम कहलाएगी। हम क्या बोल रहे हैं, स्कंद वह निम्न श्रेणी का पादप होता है, जहां हम कह सकते हैं कि वह निम्न गुण वाला स्थानीय पादप होता है, ठीक है, जिस पर क्या लगाई जाती है, कलम। स्कंद पर हमने क्या लगाई है, ये कलम लगाई है। और स्कंद पर जब कलम लगाई जाती है, ठीक है, तो ये स्कंद जो होता है वो कलम के लिए किस रूप में कार्य करता है, आधार प्रदान करने का क्या करता है, कार्य।
स्कंद कलम के लिए क्या कार्य करता है, यानी कि इसको आधार प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। किसको आधार प्रदान करने का कार्य करता है, कलम को आधार प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो आपको स्कंद समझ में आ गया होगा। स्कंद एक निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, ठीक है। यह निम्न गुण वाले क्या होते हैं, स्थानीय पादप होते हैं जिन पर कलम लगाई जाती है। और ये स्कंद जो होते हैं वो कलम के लिए आधार के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या आधार प्रदान करने का कार्य। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कलम क्या है। देखिए कलम क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के पादप होते हैं या अच्छी किस्म के क्या होते हैं, पादप होते हैं। कलम जो होते हैं वो अच्छी श्रेणी के पादप होते हैं, ठीक है, अच्छी श्रेणी के या उच्च श्रेणी के पादप होते हैं या अच्छी किस्म के पादप होते हैं, जिनके उस हिस्से को स्कंद पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, जिनको यानी कि कलम को क्या किया जाता है, स्कंद पर रोपित किया जाता है। जिसको रोपित किया जाता है वो क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। अर्थात अच्छी किस्म के पादप, अच्छी किस्म के पादप का वह हिस्सा, अच्छी किस्म के पादप का वह हिस्सा जिसका क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है। किसके ऊपर रोपण किया जाता है, स्कंद के ऊपर रोपण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है। तो स्कंद और कलम दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम बात करते हैं देखिए खास तौर से रोपण जो किया जाता है वो किन किन पादपों का किया जाता है। गुलाब के पौधे का रोपण किया जा सकता है, आम के पौधे का रोपण किया जा सकता है, अमरूद के पौधे का रोपण किया जा सकता है, सेब के पौधे का, नींबू के पौधे का। ये सब के द्वारा क्या होता है, रोपण की क्रिया में ये पादप काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और रोपण में स्कंद और कलम का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। स्कंद निम्न श्रेणी के वे पादप जिन पर कलम लगाई जाती है और जो नए पौधे के लिए आधार के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। और कलम उच्च श्रेणी के पादप के उस हिस्से को, उच्च श्रेणी का पादप जिनके उस हिस्से को किसके रूप में काम में लिया जाता है, रोपण में जिनका उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है। देखिए हम बात करते हैं रोपण की विधियों के प्रकार, ठीक है। रोपण की कौन कौन सी विधियां, देखिए रोपण की मुख्यतः 4 विधियां हैं। रोपण की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां। देयर आर 4 मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, ठीक है। सबसे पहली विधि का नाम मैं आपसे बात कर रहा हूं, फच्चर विधि। फच्चर विधि इंग्लिश में बोलते हैं वेज्ड मेथड, ठीक है। दूसरी विधि को कहा जाता है किरीट विधि, जिसे मुकुट विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन मेथड। तीसरी विधि का नाम है कलिका रोपण, कली का रोपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। और चौथी विधि का नाम है जिव्यारोपण, जिसको इंग्लिश में टंग ग्राफ्टिंग या इसको वीप ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, वीप ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो रोपण की कितनी विधियां होती हैं, 4 विधियां, फच्चर विधि, किरीट विधि, कलिका रोपण विधि और जिव्यारोपण विधि। सबसे पहले बात करते हैं फच्चर विधि के बारे में। फच्चर विधि क्या है, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम सबसे बात कर रहे हैं। देखिए फच्चर विधि में आपको बात कर रहे हैं, ये एक स्कंध है, ठीक है। ये क्या है, एक स्कंध है। देखिए आप देख रहे हो ये एक स्कंध है। इस स्कंध पर क्या लगाया जाएगा, इस तरीके से
ये क्या कहलाएगा, कलम है। हमने आपको बताया कि दो भिन्न पादपों के क्या होता है, एक पादप का स्कंद होता है तो दूसरे का कलम होता है। स्कंद जो होता है वो निम्न श्रेणी का स्थानीय पादप होता है, कलम जो होती है वो उच्च श्रेणी का या अच्छी किस्म का क्या होता है, पादप। और इस कलम को इस पर क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, तो ये स्कंद हो गया, ये कलम। यहाँ पे मेन बात ध्यान रखने की क्या है, वो ध्यान से सुनिए कि स्कंद और कलम दोनों का व्यास फच्चर विधि में क्या है, फच्चर विधि का उपयोग कब किया जाता है, ध्यान से सुनना कि स्कंद और कलम का व्यास कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। स्कंद और कलम का व्यास कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, स्कंद का और कलम का व्यास कैसा होना चाहिए, समान होता है। तो फच्चर विधि के अंदर स्कंद और कलम का व्यास कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा फच्चर विधि में कि दोनों का, स्कंद का और कलम का व्यास, दोनों का व्यास कैसा है, समान है। ठीक है, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। व्यास समान होने के पश्चात हम क्या काम करेंगे कि इस स्कंद पर क्या बनाएंगे, खांच बनाएंगे। स्कंद पर क्या बनाएंगे, खांच बनाएंगे। और स्कंद पर जो खांच बनाई जाती है वो इस तरीके से वी आकार की क्या बनाई जाती है, इसमें खांच बनाई जाती है। इस तरीके से वी आकार की क्या बनाई जाती है, खांच बनाई जाती है। तो स्कंद पर कौन सी खांच बनाई गई, यहाँ पे वी आकार की क्या बनाई जाती है, खांच बनाई जाती है। ध्यान से सुनना। उसके पश्चात हम क्या काम करेंगे कि कलम पर भी क्या बनाएंगे, खांच बनाएंगे। ठीक है, कलम पर जो खांच बनाई जाती है वो वेज आकार की बनाई जाती है। कौन से आकार की बनाई जाती है, वेज आकार की। अब देखिए वेज आकार की मैं आपको यहाँ पे बना करके बता रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, और आप देखिए इस तरीके से, इस प्रकार की जो खांच होगी वो वेज आकार की खांच कहलाएगी। कौन से आकार की खांच कहलाएगी, इस प्रकार की जो कहलाएगी वो वेज आकार। तो स्कंद पर वी आकार की खांच बनाई जाती है और कलम पर कौन से आकार की खांच बनाई जाती है, वेज आकार की खांच बनाई जाती है। खांच बनाने के पश्चात हम क्या काम करते हैं कि स्कंद में कलम को क्या किया जाता है, फंसा दिया जाता है। ठीक है, स्कंद में, ये स्कंद है, इस स्कंद में कलम को क्या किया जाता है, दृढ़ता से फंसा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको स्कंद में कलम को फंसा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसको हम दिखा रहे हैं इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया स्कंद। स्कंद में आपने देखा कि इस तरीके से क्या बनी है, स्कंद में क्या बनी हुई है, वी आकार की क्या बनी हुई है, खांच बनी हुई है। इस खांच में इस कलम को क्या करते हैं, फंसा देते हैं। स्कंद में इस खांच को, यानी कि स्कंद में हमने किसको फंसा दिया है, कलम को फंसा दिया है। ध्यान से सुनना, स्कंद में जब कलम को फंसा दिया जाता है तो फंसाने के पश्चात हम इस स्कंद और कलम को, ठीक है, एक रस्सी से, ठीक है, या रस्सी नहीं तो एक कपड़े से क्या है, दृढ़ता से इसे क्या किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको दृढ़ता से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, जब इसको बांध दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि स्कंद का ऐधा, ठीक है, पादपों की आपने आंतरिक संरचना पढ़ी होगी। आपको 11वीं क्लास में हमने जड़ तना
या पत्ती की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एनाटॉमी के ऊपर हमने चर्चा की कि सबसे बाह्य स्तर होता है जैसे एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। उसके पश्चात आपको पता है एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के बाद क्या पाई जाती है, पेरिसाइकल पाई जाती है। पेरिसाइकल के बाहर की तरफ, ठीक है, उसमें एथा पाया जाता है, फिर उनके अंदर जाइलम फिलोएम पाया जाता है, फिर उनके अंदर क्या पाया जाता है, मज्जा पाया जाता है। ये हमने आपको एक संक्षिप्त में बता दिया। तो यहाँ पर क्या है कि स्कंद और कलम का जो एथा होगा, एथा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है, स्कंद और कलम का जो एथा होगा वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। स्कंद और कलम का जब एथा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो जुड़ने पर इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, किनकी कोशिका, स्कंद और कलम की, दोनों की कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। मैंने आपको बोला कि जब इनको दृढ़ता से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के पश्चात स्कंद और कलम को रस्सी से बांध दिया जाता है या कपड़े से बांध दिया जाता है। बांधने के पश्चात कुछ समय पश्चात स्कंद और जो कलम होता है उसमें उपस्थित एधा जो होते हैं दोनों के, वो एधा एक दूसरे से अंतर संबंधित हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो स्कंद और कलम की जो कोशिकाएं होती हैं, स्कंद और कलम की कोशिकाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। स्कंद और कलम की जब कोशिकाएं जुड़ जाती हैं तो जुड़ने के पश्चात इनके जो संवहन ऊतक होते हैं, वो संवहन ऊतक भी आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और कुछ समय पश्चात आप देखते हैं कि कलम पर इस तरीके से पत्ती नुमा छोटी छोटी पत्ती या कलिका नुमा संरचनाएं क्या होती हैं, प्रस्फुटित होती है। और कुछ समय पश्चात इस कलम पर क्या होता है, धीरे धीरे पत्तियों का निर्माण होता जाता है, ठीक है, और कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। ये विधि कौन सी विधि कहलाएगी, फच्चर विधि कहलाएगी। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, फच्चर विधि, ठीक है। फच्चर विधि में स्कंद और कलम का व्यास कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। स्कंद में वी आकार की खांच बनाई जाती है, कलम पर वेज आकार की खांच बनाई जाती है, ठीक है। स्कंद और कलम दोनों को क्या है, दृढ़ता से जोड़ दिया जाता है। जहां से जुड़ते हैं वहां पर इनको रस्सी से या कपड़े से बांध दिया जाता है, ठीक है। बांधने के पश्चात स्कंद और कलम, स्कंद प्लस कलम, इन दोनों की क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दोनों के एधा आपस में इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। स्कोन एंड स्टॉक इज इंटर रिलेटेड, दोनों अंतर संबंधित हो जाते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे एधा भी क्या हो जाता है, अंतर संबंधित हो जाता है। एधा जब अंतर संबंधित हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है, तो कोशिकाएं भी आपस में जुड़ जाती हैं और कोशिकाएं क्या करना शुरू कर देती है, विभाजन करना शुरू कर देती है। कोशिकाएं जब विभाजन करना शुरू कर देती हैं या कोशिका का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तो उसके पश्चात यहाँ पे संवहन ऊतक जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं या अंतर संबंधित हो जाते हैं। और जब ये अंतर संबंधित हो जाते हैं तो एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, गुलाब का पौधा है, आम का पौधा है, अमरूद का पौधा है, सेब का पौधा है या नींबू का पौधा, इन पादपों में हम इस विधि का ज्यादातर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये फच्चर विधि आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किरीट या मुकुट रोपण पर, हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए किरीट या मुकुट रोपण की खास बात क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए किरीट विधि पे हम बात करते हैं, किरीट या मुकुट, किरीट रोपण, किरीट रोपण नहीं कह रहे हैं तो इसे मुकुट रोपण, इंग्लिश में इसे क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं।
देखिए कृत्रिम कायिक जनन की इस विधि के अंदर, कौन सी विधि में, कृत्रिम रोपण के अंदर, कृत्रिम रोपण या मुकुट रोपण के अंदर, इसको मुकुट रोपण क्यों बोलेंगे इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर। तो इसमें क्या होता है कि स्कंद और कलम, देखिए ये संरचना हमने आपको बता दी कि ये संरचना जो है वो तो क्या कहलाएगी, स्कंद कहलाएगा, ठीक है। और ये संरचनाएं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके की है, ठीक है, इस तरीके की संरचनाएं दिखा रहे हैं, ये सारी क्या कहलाएंगे, इनको कहा जाता है कलम। क्या कहा जाएगा, कलम। तो इस विधि में क्या है कि स्कंद की जो मोटाई होती है वो कलम की तुलना में कैसी होती है, कई गुना अधिक होती है। स्कंद की मोटाई कलम की तुलना में कई गुना कैसी होती है, मोटी होती है। किसमें, किरीट रोपण में या मुकुट रोपण के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। आपको बता दें स्कंद का आकार कलम की तुलना में कैसा होता है, बड़ा होता है। स्कंद का आकार कलम की तुलना में कैसा होता है, मोटा होता है, ये भी, या मोटा बड़ा होता है, ठीक है। मोटा तो होता ही है, साथ में कैसा होता है, बड़ा भी होता है। ये दो बातें आपकी समझना की, स्कंद का आकार बड़ा होता है, कलम का आकार कई गुना छोटा होता है, ठीक है। देखिए उस पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्कंद जो होता है, ठीक है, स्कंद जो होता है इस पर क्या किया जाता है, इसके परिधीय भाग, ये परिधीय भाग है, ठीक है। इस परिधीय भाग में स्पानवत क्या बनाई जाती है, खांचे बनाई जाती है, ठीक है। परिधीय भाग पर स्पानवत खांचे क्या की जाती है, बनाई जाती है। स्पानवत का मतलब है एक प्रकार से जैसे हम निडिल ली, ठीक है, और निडिल लेने के बाद उसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर एंट्री करा दी, तो यहाँ पे एक खांच बन जाएगी, गड्ढा बन जाएगा जो कहलाएगा स्पानवत खांच। जब इस परिधि पर क्या बन जाती है, खांचे बन जाते हैं, तो ये जो कलम होती है इन कलमों को इसमें क्या किया जाता है, इस तरीके से फंसा दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दो कलमों को इसके अंदर क्या कर दिया है, फंसा दिया। फंसाने के पश्चात हम क्या करते हैं, इनको चारों ओर से क्या है, रस्सी के द्वारा या कपड़े के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। किससे बांध दिया जाता है, रस्सी के द्वारा या कपड़े के द्वारा इनको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और बांधने के पश्चात, बांधने के पश्चात आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात स्कंद और कलम, ठीक है, दोनों के ऐसा क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हमने आपको बताया तत्पश्चात कोशिकाएं क्या हो जाती है, स्कंद और कलम की कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। कोशिकाएं जब जुड़ जाती हैं तो कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ कर देती है। तत्पश्चात इनमें संवहन ऊतक भी कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, अंतर संबंधित हो, और कुछ समय पश्चात इन कलमों के अंदर क्या है, अंकुरण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, और इनके अंदर छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये कहलाता है किरीट या मुकुट रोपण। यहाँ पे जब बहुत सारी क्या है, ये कलिकाओं को यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो इसकी संरचना एक कैसी दिखाई देती है, एक मुकुट के आकार की दिखाई देती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मुकुट रोपण कहते हैं। जब स्कंद पर अनेक कलिकाओं को रोपित कर दिया जाता है तो रोपित करने पर यह संरचना एक मुकुट के समान दिखाई देती है, और मुकुट के समान दिखाई देने के कारण इस प्रकार के रोपण को मुकुट रोपण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुट रोपण भी इसे कहा जाता है, ठीक है। एक बार संक्षिप्त में हम बात कर रहे हैं किरीट रोपण के बारे में, अर्थात किरीट रोपण के अंदर स्कंद का आकार, ठीक है, स्कंद का आकार कलम की तुलना में कैसा होता है, कई गुना बड़ा होता है। कैसा होता है, कई गुना क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और एक स्कंद पर बहुत सारी कलमों को क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इस विधि में क्या है कि स्कंद का जो परिधीय भाग होता है वहां पर स्थानवत खांचे बनाई जाती है, उन खांचों के अंदर इन कलमों को क्या किया जाता है, दृढ़ता से
फंसा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, उसके बाद इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। बांधने पर कुछ समय बाद ऐधा, स्कंद और कलम का ऐधा आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हो जाता है। उसके पश्चात इनकी कोशिकाएं भी आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जब कोशिकाएं जुड़ जाती है तो इनमें कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और कुछ समय पश्चात इनमें संवहन ऊतक भी जुड़ जाते हैं और अंत में क्या होता है कि इनकी कलिकाओं के अंदर अंकुरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और नए पादपों का निर्माण हो जाता है। किनका निर्माण हो जाता है? नए पादपों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी बता दिया था कि स्कंद की मोटाई अधिक होती है किसकी तुलना में? कलम की तुलना में। देखिए बात करते हैं कली का रोपण के बारे में कि कली का रोपण क्या है। तीसरी विधि पे हम बात करने जा रहे हैं कली का रोपण। कली का रोपण जिसको बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग के नाम से उसे जाना जाता है, बर्ड ग्राफ्टिंग। देखिए कली का रोपण क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए इस विधि के अंदर एक कलिका का क्या किया जाता है? रोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? कलिका का रोपण किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है? यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? एक स्कंद है और स्कंद की जो छाल होती है उस पर क्या है? ठीक है, टी आकार का इस तरीके से क्या बनाया जाता है? एक क्या बनाई जाती है यहाँ पे स्कंद पर? स्कंद की जो छाल होती है उस पर क्या बनाई जाती है? टी आकार की या टी आकार का चीरा लगाया जाता है। तो स्कंद पर क्या लगाया जाता है? टी आकार का चीरा लगाया जाता है। ठीक है, और स्कंद पर टी आकार का चीरा लगाने के पश्चात, ठीक है, उसमें एक कलम की कलिका को क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। एक कलम की कलिका को क्या कर दिया जाता है? ये कलम है और इस कलम की कलिका को इस पर क्या किया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? कलिका रोपण कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए कलिका रोपण क्या है। इस विधि में एक कलिका का क्या किया जाता है? रोपण किया जाता है। एक कलिका को हम क्या करते हैं? रोपित करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि स्कंद जो वाला भाग होता है उस स्कंद की छाल में टी आकार का क्या लगाया जाता है? चीरा लगाया जाता है। टी आकार का चीरा लगाने के पश्चात उसमें एक कलम की जो कलिका होती है उस कलम की कलिका को उसमें क्या किया जाता है? दृढ़ता से फंसा दिया जाता है। दृढ़ता से फंसाने के पश्चात इसको यहाँ से क्या है? रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है। रस्सी के द्वारा बांधने के पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात स्कंद और कलिका, ठीक है, ये दोनों आपस में इनके ऐधा अंतर संबंधित हो जाते हैं। ऐधा अंतर संबंधित हो जाते हैं तो कुछ समय पश्चात इनकी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। कोशिकाएं जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो इनमें कोशिका विभाजन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। कोशिका विभाजन की क्रिया जब स्टार्ट हो जाती है तो कुछ समय पश्चात इनके संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात कलिका प्रस्फुटित हो जाती है और कलिका के प्रस्फुटित होने से नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है कलिका रोपण। क्या कहा जाता है? कलिका रोपण। ध्यान रखने की बात है कि स्कंद होगा, स्कंद की छाल पर टी आकार का चीरा लगाया जाएगा। चीरा लगाने के बाद एक कलम की जो कलिका होगी उस कलिका को इसमें फंसा दिया जाएगा। किसमें फंसा दिया जाएगा? स्कंद में फंसा दिया जाएगा। उसके बाद उसे रस्सी या कपड़े से इसको बांध दिया जाएगा। बांधने के बाद आपको मैंने बता दिया कि स्कंद और कलम का एक आपस में जुड़ जाता है। ये प्रोसीजर सभी के अंदर इस तरीके से आप बताएंगे। और सबसे अंतिम जो पार्ट है उस पर हम बात करने जा रहे हैं और वो कराएगा आपका जिव्यारोपण पर हम बात कर रहे हैं। जिव्यारोपण, जिव्यारोपण जिसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग
टंग ग्राफ्टिंग न बोले तो इसे वीफ ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, वीफ ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए वीफ ग्राफ्टिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमने आपको बताया था खच्चर रोपण में, खच्चर रोपण में तो हमने बताया था कि स्कंद और कलम का व्यास कैसा होना चाहिए, समान होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जिव्यारोपण में स्कंद, ये स्कंद है, ठीक है, स्कंद, ये स्कंद आपको नजर आ रहा है और ये इस तरीके से आपको हमने बनाया है, ये है एक कलिका, ठीक है, ये हो गया स्कंद और ये क्या हो गया, कलम। यहाँ पे स्कंद और कलम दोनों की मोटाई कैसी होनी चाहिए, समान होती है। स्कंद और कलम की मोटाई दोनों की कैसी होती है, समान होती है। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों में क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। किन में लगाते हैं, स्कंद में भी और कलम में भी हम क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। देखिए स्कंद और कलम में हम किस तरीके से चीरा लगाते हैं वो देखिए। चीरा जो हम लगाएंगे वो लगभग 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर लंबा क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, ठीक है। आपको बता दें स्कंद में तो वी आकार का चीरा लगाया जाएगा, स्कंद में कौन सा चीरा लगाया जाएगा, वी आकार का क्या लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है। और कलम में भी लगभग इसी प्रकार का क्या लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, जिससे स्कंद में कलम क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। और फिट होने के बाद स्कंद और कलम को कस करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। बांधने के पश्चात, ठीक है, इनके ऐसा आपस में अंतर संबंधित होंगे, कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और जुड़ने के पश्चात हम आपको बता दें कि इनके अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ होगी। कुछ समय पश्चात संवहन ऊतक भी जुड़ जाएंगे और यहाँ पर जो कलम होगी, ठीक है, उसमें प्रस्फुटन की क्रिया होगी और नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये कहलाता है आपका जिव्यारोपण। एक बार फिर हम आपको इसको डायग्राम के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए स्कंद है, ठीक है, इस स्कंद को हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से इनको किस तरीके से काटा जाता है। देखिए स्कंद में इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये कलम है, ठीक है, कलम में भी हम किस प्रकार का चीरा लगाते हैं, देखिए तो आपने देखा कि स्कंद पर वी आकार का चीरा लगाया जाता है। इसी प्रकार का चीरा किस पर लगाया जाता है, कलम पर लगाया जाता है। दोनों को एक दूसरे के अंदर क्या किया जाता है, फंसा दिया जाता है। उसके पश्चात इनको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और बांधने के पश्चात मैंने आपको बता दिया कि इनके ऐधा अंतर संबंधित होंगे। ऐधा अंतर संबंधित होने के बाद कोशिकाएं अंतर संबंधित होंगी, ठीक है, कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा और उसके पश्चात आपको बताया हमने कि संवहन ऊतक भी अंतर संबंधित हो जाते हैं और कलम या कलिकाओं के प्रस्फुटन से नए पादपों का निर्माण। इस तरीके से आपको पता लग गया है कि पादपों में कृत्रिम कायिक जो होता है उसकी मुख्यतः 3 विधियां हैं। नंबर 1 कर्तन विधि, नंबर 2 दाप लगाने की विधि, नंबर 3 रोपण। ये 3 विधियों का हम यहाँ पर विस्तृत रूप से क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।